हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। बेटा जो आज आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर दैट इज पार्टनरशिप नंबर 6, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, ये प्लस टू में ना बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ध्यान से समझना है, एक एक कंसेप्ट ध्यान से पकड़ के चलना है और एक एक चीज़ अपन ने कंफर्म करनी है भी कैसे कैसे करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ बेटा डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन का जो मीनिंग होता है ना, कहां से निकल के आया बेटा, डिसकंटिन्यूटी से। डिसोल्यूशन का मतलब कहां से निकल के आया बेटा, डिसकंटिन्यूटी। नाउ इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो बंद होने जा रही है, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन। अब जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, वो तो कई तरीकों से करते हैं अपन। नॉर्मली अपन ने देखी है इन चीजों के बारे में, देखो ध्यान से बेटा। एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो अपनी पार्टनरशिप है वही खत्म हो रही है, और एक होता है पार्ट दैट। अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिसोल्यूशन में क्या फर्क होता है और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटा, डिसोल्यूशन का मतलब तो होता है बंद होना या खत्म होना, ठीक है ना। पार्टनरशिप तो अपने को पता है कैसे कैसे खत्म हो सकती है। सबसे पहला अपन ने, आई थिंक आपने पार्टनरशिप नंबर 3 करा था, दैट इज चेंजेस इन रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ अगर पार्टनर चेंज करते हैं आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अनडाउटली जो पार्टनरशिप है वो पिछला डीड खत्म होकर नई डीड बनेगी, तो नेचुरली वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी पुरानी वाली। सेम नेक्स्ट चैप्टर अपन ने करा था एडमिशन। अब एडमिशन के टाइम पे भी यही होता है। एडमिशन के टाइम पे बेटा आप क्या करते हैं, भी अगर नया पार्टनर आ गया तो पुराने पार्टनर पुरानी डीड फाड़ देंगे और नई डीड लिखी जाएगी ना, तो नेचुरली पार्टनरशिप पुरानी वाली खत्म हो जाएगी। सेम नेक्स्ट केस आता है रिटायरमेंट का, जो अपन ने पार्टनरशिप नंबर 5 में करा था, और एक अपन ने डेथ ऑफ पार्टनर्स भी करा था, अगर याद हो तो आपको। राइट के टाइम पे भी बेटा अपन ये कहते हैं भी, एक अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो बाकी पार्टनर होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं अपना बिजनेस, राइट। तो इसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा या तो इंसॉल्वेंसी का केस आ सकता है, और या कंप्लीशन ही होगी। ये कुछ केसेस है बेटा जिसके कारण आप बोलते हैं भी हाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चल रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक एक्सपायरी पीरियड है वो मैं नहीं ध्यान दे रहा, ठीक है। अब ना ध्यान रखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसे कैसे हो सकती है बेटा। ये जो तरीके थे जहां पे पार्टनरशिप खत्म हो रही है। अब अपन ने ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप फॉर्म जब खत्म होती है तब कौन कौन से केसेस आते हैं या इसका मीनिंग क्या आता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना बेटा, वो तो डायरेक्टली कंप्लीट क्लोजर है। यानी कि जब बिजनेस प्रॉपर कंप्लीट बंद ही होने लगा है, यानी कि ताला लगने लगा, तभी आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लेके आएंगे, यानी कि पार्टनरशिप नंबर 6। ये तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनरशिप चलती रहती है, लेकिन इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब सबसे पहले एक तो डिसोल्यूशन हो सकती है बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या, तीनों पार्टनर्स जो जितने भी पार्टनर हैं सभी ने साइन करके दे दिया कि अपन ने क्या करने लगे, अपनी पार्टनरशिप बंद नहीं करने लगे, ताला लगाने लगे, तो दैट इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। देन आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ना कंपल्सरी डिसोल्यूशन बेटा क्या होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब है या तो सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक पार्टनर बच गया, बाकी सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है। या तो अपना जो बिजनेस का फर्म था, जो अपन काम कर रहे थे ना, जिस प्रोडक्ट का काम कर रहे थे, वही इलीगल हो गया, यानी कि उसकी मंजूरी जो अपन ने गवर्नमेंट से ली थी वही इलीगल हो गया। इलीगल लाइक अब जैसे मान सकते हैं बेटा, जैसे लिकर पीना एक स्टेट में लीगल होता है, एक स्टेट में इलीगल होता है, ठीक है। तो दैट इज मतलब जो आप बिजनेस कर रहे थे, लाइसेंस लिया हुआ था, लाइसेंस पीरियड खत्म हो गया, तो वो उन्होंने नई पार्टी आई तो उन्होंने इलीगल कर दिया, अपना लाइसेंस रद्द कर दिया, तो तभी कंप्लीट डिसोल्यूशन मान सकते हैं आप। क्लियर होगी बात बेटा। इसके अलावा कुछ सर्टेन कंटीजेंसी आ सकती है।
कंटिजेंसी का क्या मतलब है? कंटिजेंसी का मतलब है बेटा ये लास्ट तीन चीजें करी ना, डेथ होगी, इंसॉल्वेंट होगी, कंप्लीशन में क्या करा था बेटा, जो पुराने पार्टनर थे या जो पिछले पार्टनर थे वो कंटिन्यू करते रहते बिजनेस, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी कंटिजेंसी होगी, लाइक डेथ होगी, इंसॉल्वेंस हो गया या कंप्लीशन हो गया, किसी भी केस में जो पुराने पार्टनर बच गए वो बिजनेस चला नहीं रहे, वो तो बंद ही करने लगे। अगर एक पार्टनर की डेथ हुई तो सारे के सारे बिजनेस बंद करने लगे, दैट इज डिसोल्यूशन एनी कंटिजेंसी। बात समझ में आई बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, जो बाकी पार्टनर बच जाते हैं ना, वो बिजनेस कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, अगर किसी की डेथ होगी तो सारे के सारे बिजनेस बंद करने लगे, लोग लगाने लगे, दैट इज एनी कंटिजेंसी का केस, ठीक है। इसका ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट आ सकते हैं, लाइक कोई नोटिस दे दे पार्टनर भी इतनी देर तक ही आप बिजनेस करेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे, या ये जो मेन पॉइंट है एनी, या तो अपन को कोर्ट ने नोटिस दे दिया, ठीक है, भी अपना जो आपका पार्टनरशिप चल रही है उसको बंद करो, तो ये कोर्ट की तरफ से अपने को नोटिस आ गया भी हाँ कोई भी पार्टनर है अगर बाय चांस वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में फंस जाता है तो तब भी कोर्ट नोटिस दे सकता है। इसके अलावा जो अपना पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड हो सकता है। अनसाउंड माइंड का क्या मतलब है, कोई आदमी पागल हो सकता है तो तब भी कोर्ट से नोटिस आ सकता है भी अगर बिजनेस कोई भी पार्टनर जो है वो आपका अनसाउंड माइंड चल रहा है तो तब भी कोर्ट से अपने को नोटिस आ सकता है भी जो अपना बिजनेस है वो बंद करो, या अपने बिजनेस में कोई भी इलीगल एक्टिविटी हुई तब भी अपने को क्या होगा, कोर्ट से नोटिस आ सकता है, ठीक है। ये कुछ केसेस है जहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होएगी, इनके तो अपने न्यूमेरिकल या अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा है। अब इसका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का देखेंगे कि अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, राइट। हमें एक अकाउंट बनाना है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपको याद हो तो अपन एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में ना कुछ चीजें अपने को पहले से पता होनी चाहिए। अब क्या हुआ, अब आप कर रहे हैं बिजनेस बंद, यानी कि अगर आप समझ करें चीज को, अपने सारे एसेट आप बेचेंगे और उसके बाद आप अपनी लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन ने सारे एसेट बेच दिए, पैसे आए, पैसे से अपन ने लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ कर दिया और जो बैलेंस बच जाएगा वो पार्टनर्स लेके चले जाएंगे, राइट। ये सिंपल फंडा होता है डिसोल्यूशन करने का, रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन एक अकाउंट बनाएंगे जहां पे सारे के सारे एसेट ट्रांसफर करेंगे, फिर अगर सेल होएगी तो उस हिसाब से अपन रियलाइजेशन अकाउंट से निकालते रहेंगे। अब रियलाइजेशन का मीनिंग ये समझ के चलो कि एक अकाउंट बना रहे हैं जस्ट टू सोल्ड ऑल द एसेट्स एंड पे टू ऑल दी लाइबिलिटीज, ठीक है। अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए और एसेट बेचने के लिए अपन एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में अपने जितने भी सारे एसेट्स हैं अपन ट्रांसफर मारेंगे रियलाइजेशन में और जितनी भी लाइबिलिटीज अपन ट्रांसफर मारेंगे रियलाइजेशन में। अब नॉर्मली एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और टू ऑल एसेट्स कर देंगे, राइट। सेम लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए ऑल लाइबिलिटीज अपन डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन का अकाउंट अपन क्रेडिट कर देंगे। ये नॉर्मली चीज चलेगी, ठीक है। बेटा फॉर्मेट अपना सिंपल ही है, आप लोगों को पता ही है, दैट इज पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। अभी मैंने बोला भी अगर आप एसेट्स बैलेंस शीट से उठा के सारे के सारे आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर मारते हैं तो जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। तो यानी कि सारे एसेट्स आपने यहां पे लिखने हैं, ऑल एसेट्स, ठीक है। नाउ ऑल एसेट्स अपन यहां पे लिखना है, लेकिन एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। एक एसेट अपन ने नहीं लिखना, कौन सा नहीं लिखना, कैश एंड बैंक। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि बेटा इसके लिए आप सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। यानी कि ध्यान रखना डिसोल्यूशन में बेटा तीन अकाउंट बनते हैं,
वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। बाकी पार्टनरशिप में ना बेटा आप रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट तो तभी बनाएंगे ना भी अगर अगले साल अपने बिजनेस कंटिन्यू करना होगा। तो डिसोल्यूशन चल रहा है तो कंटिन्यू तो आप करना ही नहीं अगले साल बिजनेस, तो इसलिए आप क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड थर्ड वन अपने अकाउंट बनाना है कौन सा, बैंक अकाउंट। ठीक है, इसलिए आप बैंक का बैलेंस बैंक के खाते में डालेंगे, इसलिए मैं रियलाइजेशन में नहीं लिखा। ठीक है, नाउ ऑल लायबिलिटीज डेबिट हो जाएगी टू रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन के अकाउंट में बाय लायबिलिटीज आ जाएगी अपनी। एक्सेप्ट कौन कौन सी अपन ने नहीं लिखी। एक तो अनडाउटली बेटा कैपिटल नहीं लिखा जाएगा बिकॉज उसके लिए अपन सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अपने फ्री रिजर्व्स या कोई भी अपना अकोमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पे पार्टनर्स का हक होता है, तो इसलिए वो पार्टनर में ट्रांसफर जाएंगे, पार्टनर के अकाउंट में जाएंगे। राइट नाउ फ्री रिजर्व कौन से हो गए बेटा, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज हो गया, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, इसके अलावा जनरल रिजर्व हो गया। ठीक है, ये चीजें याद रखिए, ये वाले खाते जो है जो कहाँ पे जाएंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ये भी बेटा ध्यान रखना है भी कौन सा बैलेंस है। ठीक है, ये सारे जो अपने अकाउंट होंगे फ्री रिजर्व के वो सारे के सारे किस में जाएंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट में। राइट, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक फंड्स आएंगे बेटा कुछ, वो आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन में आता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है बेटा वो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ईपीएफ को आप आउटसाइड लायबिलिटी मान के चलते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपने लिखनी है। इज दैट क्लियर? नाउ ध्यान रखना। इसके अलावा जब भी एसेट ट्रांसफर कर रहे होंगे ना बेटा, कुछ प्रोविजंस ऐसी होती है जो एसेट्स के लिए रेज हुई होती है, कुछ प्रोविजन ऐसी होती है बेटा जो एसेट के लिए रेज हुई होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वहां पे सन्ड्री डेटर्स माइनस प्रोविजन लिखते हैं अपन। राइट, अब जो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखनी है अपन माइनस प्रोविजन करके, नो, अपन ने डेटर की बेस वैल्यू लेंगे और जो प्रोविजन वाली अमाउंट रहेगी वो लायबिलिटी में चली जाएगी। राइट, अनडाउटली बेटा अगर एसेट साइड माइनस हो रही है तो वो लायबिलिटी ट्रीट होएगी, तो ये यहाँ पे लायबिलिटीज कर देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब जब ये सारा खाता बन गया तब इसको अभी क्लोज नहीं करा पाए, अब क्या करना है, अपन सारे एसेट सेल करेंगे और सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। एसेट सेल होंगे तो इस साइड लिखा जाएगा, बिकॉज अगर नोट डाउन इस साइड कर रहा है तो कैंसिल तो इस साइड ही होगा ना। सेम अगर लायबिलिटीज रिटर्न ऑफ करी जाएगी तो इस साइड करी जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का, एरो नहीं लगाने, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले अगर एसेट सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन सा एसेट सेल करा तो वो आप तो नरेशन में लिखते होते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर भी आपको सेपरेट दिखा रहा हूँ। सपोज सन्ड्री डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग होगी, एनीथिंग, मशीनरी होगी। राइट, अगर लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं आप तो टू बैंक कर देंगे, क्योंकि पैसे जा रहे हैं ना बेटा, जो भी अपनी लायबिलिटीज होंगी, क्रेडिटर हो गए, बिल पेबल्स हो गए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, कुछ भी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, तो बस जो भी साइड बड़ी होगी, सपोज ये वाली साइड बड़ी है तो इसका टोटल सेम रखेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो अपना प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर ये वाली साइड बड़ी हुई तो इस साइड बैलेंसिंग फिगर आया तो लॉस आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, अगर लॉस आया तो बेटा लॉस इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है बेटा, कुछ एसेट है जो पार्टनर ले जाते हैं। अब ध्यान रखना है, अगर पार्टनर मेरा कोई एसेट लेके जा रहा है तो नेचुरली जो एट द एंड उसको पेमेंट देने में उसको कम दूंगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो ना, मैंने पार्टनर को 1 लाख रुपीज देने हैं एट द एंड। अब अगर वो 20,000 का कोई एसेट ले गया तो अनडाउटली मैं 80,000 उसको दूंगा। अब कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर उसको कैंसिल कर रहा हूं तो डेबिट करूंगा। वैसे भी दूसरे तरीके से समझे तो एसेट को बेटा इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि अगर एसेट खत्म करेंगे तो आप इस साइड खत्म करेंगे। तो अब पैसे अपने पास नहीं है, अपन ने क्या करा, पार्टनर का अकाउंट कैंसिल कर दिया, यानी कि एंट्री क्या बनेगी, अपना जो भी पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एसेट पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर का नेम आ गया। फॉर एग्जांपल एस कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कोई भी स्पॉल मशीनरी लेके गया या बिल रिसीवर पर ले गया।
ओके। सेम अगर कोई पार्टनर कहता है लाइबिलिटीज मैं पे करूंगा, अगर फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है तो अनडाउटली अपने को उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो फिर यहाँ लाइबिलिटीज यहाँ पे खत्म करते हैं। तो जो भी पार्टनर का नाम फॉर एग्जांपल बीस कैपिटल, वो कहता मैं लोन मैं पे करूंगा तो अपन को उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात बेटा? दैट इज अवर रियलाइजेशन अकाउंट भी अपन ने कैसे बनाना है, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के अलावा ना अपने को कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, रियलाइजेशन में क्या क्या चीजें करनी है अपन ने, ठीक है। नंबर फर्स्ट, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट कैश एंड बैंक, राइट, जो चीज अभी अपन सीखी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैपिटल एंड फ्री रिजर्व स्लैश डाल के लिख रहा हूं अकोमोडेटेड प्रॉफिट, ठीक हो गया। अब थर्ड चीज, इफ नथिंग mentioned in the question then we have to assume that all assets are sold at zero except tangible asset। ध्यान रखना बेटा, क्या बोला मैंने भी, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना मेंशन हो तो सारे एसेट अपन जब अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना कि कितने की सेल हुए तो अपन ये मान के चलेंगे वो जीरो की सेल हुए, बट एक्सेप्ट टेंजिबल एसेट्स, ये नई अमेंडमेंट आई है बेटा। अगर टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला ना तो टेंजिबल एसेट्स किस वैल्यू में अपन सोल्ड आउट करेंगे, दैट इज बेस वैल्यू, जो आपकी बुक वैल्यू होगी। जो आपकी बुक वैल्यू होगी टेंजिबल एसेट उस वैल्यू में अपन ने सोल्ड आउट करना है, लेकिन उसके अलावा जो भी एसेट होंगे वो सारे के मान के चलेंगे अपन जीरो में सेल हुए, राइट। सेम लायबिलिटी के केस में अपन ने ध्यान रखना है, इफ नथिंग mentioned in the question then we have to pay all the liabilities। लेकिन सेम चीज अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला तो अपने को मान के चलेंगे कि वो सारी की सारी अपने सेल पे ऑफ करनी ही करनी है बेटा। बुक वैल्यू में अगर एसेट्स के बारे में कुछ माना तो मैं मान के चलूंगा कि वो बिके ही नहीं है, और अगर लाइबिलिटीज के बारे में कुछ बोल रहा तो ये नहीं मान के चलूंगा कि लाइबिलिटीज को पे ही नहीं करे, लेकिन लाइबिलिटीज को तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी, अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बारे में कुछ नहीं बोला देन वी हैव टू पे ऑल दी लाइबिलिटीज, राइट। अब लास्ट पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है, सम लाइबिलिटीज आर रेज बिकॉज ऑफ एसेट्स, then if assets sold or write off then liabilities automatically write off। ध्यान से रखना बेटा बात, क्या समझ आई? अगर कुछ लाइबिलिटीज अगर रेज हुई है किसके लिए, एसेट्स के लिए, देन उस केस में अगर एसेट्स सोल्ड आउट हो गए तो उस लाइबिलिटी का अपन ने कुछ नहीं करना, वो मान के चलेंगे कि वो ऑटोमेटिकली राइट ऑफ होगी। एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे डेटर है, यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट है,
ये एक लाइबिलिटी होगी, एक एसेट हो गया। अगर डेटर की पेमेंट अपने को आ गई तो प्रोविजन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये नहीं है प्रोविजन अपने लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है। जैसे अपन ऊपरले क्वेश्चन में देखा था, अभी अगर कुछ ना बोले तो लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो इस केस में ऐसा नहीं चलेगा। अगर तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट अपन यहाँ पे लिखा है, तो अगर डेटर खत्म हो गए तो ऑटोमेटिकली ये क्रॉस में लग जाएगा, ये इसका कोई नहीं अपने ट्रीट करना। ओके। इसके अलावा सपोज कोई भी ऐसी बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन लगा हुआ, तो ये भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। एक आएगा बेटा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जो सारे पार्टनर्स की इकट्ठी है, तो उसके लिए आप बनाते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व फंड। तो अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पे ऑफ हुई तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा। सेम लाइबिलिटीज है बेटा, सपोज क्रेडिटर्स, तो उसके लिए आपने बना लिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो अगर क्रेडिटर खत्म हुए तो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा? इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है रियलाइजेशन का अकाउंट बनाते हुए। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। देन कैपिटल का अकाउंट बेटा वेरी इजी, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाना है। और बैंक अकाउंट तो बहुत छोटी छोटी चीजें आनी है। ठीक है। आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। पर्टिकुलर सपोज ABC, पर्टिकुलर ABC। ठीक है। अब अभी आपने कुछ नोट्स लिखे थे, चार पांच, है ना। अब उसके अलावा दो नोट्स और बनते हैं अपने, पता क्या? देखो, अगर तो पार्टनर का लोन होएगा, आई रिपीट, अगर तो पार्टनर का लोन, यानी कि पार्टनर ने या तो फर्म को दिया है या फर्म से लिया हुआ है, ठीक है, उस केस में आप उसको लाइबिलिटीज मान के नहीं ट्रीट करेंगे, उसको उस केस में आप डायरेक्टली बैंक से पेमेंट कर देंगे पार्टनर को, पार्टनर के लोन को। ठीक है, ध्यान रखना। ना तो यहाँ पे लोन लिखने की जरूरत है, ना यहाँ पे पे ऑफ करने की जरूरत है, वो डायरेक्टली पे ऑफ करेंगे कहां से? बैंक अकाउंट से। ठीक है। अगर तो कोई भी पार्टनर का लोन है, अगर उससे लेने अपन ने तो अपन डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे, किस साइड करेंगे? अपन बैंक अकाउंट में। रियलाइजेशन में अपन ने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक है, नोट लिख लो उसके लिए। इफ देयर इज पार्टनर्स लोन then it will pay off directly from bank account, राइट। रियलाइजेशन में आपने कोई ट्रीटमेंट पार्टनर के लोन का नहीं करना। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पे पार्टनर की वाइफ का लोन होता है बेटा। अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है ना, तो वो तो आउटसाइड ही ट्रीट करेंगे, वो पार्टनर का लोन नहीं कंसीडर होगा, राइट। अब क्वेश्चन ध्यान रखना है, अभी वाइफ पे क्वेश्चन चल रहा है कि पार्टनर पे क्वेश्चन चल रहा है। बेटा जल्दी एक बार फाइनल पेपर में क्या हुआ, उन्होंने क्या करा भी, यहाँ पे जो क्वेश्चन की स्टार्ट में लिखती है मिसिज ए, मिसिज बी एंड मिसिज सी आर पार्टनर्स, नीचे दे दिया ए का लोन। अब गलती क्या हुई बच्चों से, बच्चों ने ए का लोन पार्टनर समझ के सीधा ही इधर ट्रांसफर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा नहीं भी मिसिज ए, मिसिज बी, मिसिज सी पार्टनर है, ना कि ए बी सी पार्टनर है। ठीक है, तो अगर उसके ऐसे केसेस में ध्यान रखना भी पहले तो पार्टनर कौन है, मिसिज है कि मिस्टर है। तो अगर तो मिस्टर पार्टनर है तो मिस्टर का ही लोन जाएगा, अगर मिसिज पार्टनर है तो मिसिज का लोन इस साइड जाएगा। अगर उनका स्पाउस है तो स्पाउस को अपन लायबिलिटी ही मान के रेज करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए ना कुछ रियलाइजेशन का खर्चा आ जाता है। ठीक है ना, अब रियलाइजेशन का खर्चा आएगा तो अपन यहां से पे कर देंगे टू बैंक से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एनी पार्टनर, देन वो किसके अकाउंट में चला जाएगा बेटा? पार्टनर के अकाउंट में। भी ए कहता मैं बियर करूंगा रियलाइजेशन का खर्चा, तो ए के खाते में डाल देंगे। ठीक है, अब अगर रियलाइजेशन का कोई भी खर्चा या इन स्पाइट ऑफ दैट, कई क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, एक पार्टनर को अपन ने चूज करा,
उसको वो कहता भी मैं आपके सारे एसेट बिकवा दूंगा, सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दूंगा, इसके बदले में मेरे को कमीशन चाहिए इतने परसेंट, ठीक है। सपोज सेल ऑफ एसेट पे इतने परसेंट चाहिए, जितने एसेट बिकेंगे अपने उस पे 5% 10% जितना भी वो कमीशन मांगेगा अपने को उसको देना पड़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटी बन गई, राइट। अब ध्यान रखना है कमीशन तो उसको देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो बियर करेगा, सारी लायबिलिटीज एसेट पे कर रहा है तो इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल मान के चल रहा हूं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या कोई भी सपोज यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में कोई कमीशन है, पार्टनर बियर करेगा तो उसको पार्टनर को अपने को पैसे देने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल वो देने अपने 1000, लेकिन एक्चुअल में रियलाइजेशन का खर्चा कम हो गया, सपोज 800 हो गया, तो ये फर्म का बेनिफिट नहीं है, ये बेटा उसका पर्सनल बेनिफिट है, बिकॉज आपने तो एक अपॉइंट कर लिया था ना कि वो सारे के सारे खर्चे अपने बियर करेगा, सारे एसेट बेच के देगा, उसके बदले मैंने उसको 1000 रुपया देना है। लेकिन अगर वो रियलाइजेशन का खर्चा 800 रुपया हो रहा है तो अनडाउटली वो किसका बेनिफिट है, वो फर्म का बेनिफिट नहीं है, वो पार्टनर का बेनिफिट है। अब ध्यान रखना है, सपोज यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जगह यहाँ पे कमीशन लिख दो तो ए को कमीशन मिलेगा। अब अगर ए को कमीशन मिलेगा, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ेगी कैपिटल इस साइड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इसको 1000 रुपीज मिल गए बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर खर्चा हुआ 800 का, अगर 800 का खर्चा हुआ तो यहाँ पे मैं इसको 800 नहीं दूंगा, भी 800 का खर्चा नहीं, वो उसका पर्सनल बेनिफिट है, तो यहाँ पे 800 लिखूंगा टू बैंक जो उसने पेमेंट करी बाय एस कैपिटल, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800। क्लियर हुई बात बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा सिंपल वहां पे मैंने बोला है कि सारे एसेट्स लिखने, बैंक अकाउंट नहीं लिखना, तो बैंक का बैलेंस इस साइड आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। सेम कैपिटल छोड़ दिया अपने तो कैपिटल इस साइड लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। फ्री रिजर्व अगर सपोज कोई जनरल रिजर्व है या कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड बैलेंस है इस साइड ही देंगे। सेम अगर रियलाइजेशन में से प्रॉफिट आएगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट को इस साइड लिख देंगे, बस टोटल लगा के जितनी भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आएगी, आगे आप बैलेंस कैरी डाउन लिख देते थे, इस बार बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना, इस बार क्या लिखेंगे आप बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक में बेटा गिननी चुनी चीजें आएंगी, देखो बैंक का बैलेंस डेबिट होता है, अब अगर बैंक बढ़ेगा तो इस साइड लिखेंगे, कट होएगा तो इस साइड लिखेंगे, तो नेचुरली ये बढ़ेगा किस साइड से, अपने एसेट बेचे थे, ये देखो बाय बैंक अकाउंट, तो बाय टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देता हूं एसेट सोल्ड। सेम बाय रियलाइजेशन जो लायबिलिटीज उसने पे करी थी ये वाली, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर को जो पेमेंट देनी एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के खाते में बाय कैपिटल आ जाएगा, यानी कि बाय ए बाय बी एंड बाय सी, ये टोटल सेम आना चाहिए, जैसे बैलेंस शीट में अपन मिलाते थे वैसे बैंक में सेम आती है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, देखो मेरे पास इतना पैसे आए और मैंने सभी को पेमेंट कर दी, तो ये अनडाउटली मेरे पास एंड पे 0 रुपीज बचने चाहिए, राइट। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कि अपने पास जितने पैसे मैंने सारे के सारे पे ऑफ कर दिए विद अकाउंट्स, मेरे को पता भी नहीं लगा भी मेरे पास कोई सेपरेट पैसे बच रहे, मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर कवर अप करके ही अपना अकाउंट्स का बैलेंस टैली किया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा भी कैसे अपने डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बाकी बेटा क्वेश्चन वेरी इजी, कोई इतनी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, मेरे को लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप करवाए हैं। अब फटाफट से आप एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ताकि अपने को और क्लैरिटी हो जाए भी अपने कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, राइट। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन
आई होप आपने सभी ने बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, राइट ना। क्या कहता है PQR 3 पार्टनर है, 3:1 रेशियो है डिसोल्यूशन पे, ठीक है। डिसोल्यूशन बनाना है अपने 30 जून का। कुछ लाइबिलिटीज दी हुई है अपने को, एसेट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। नीचे कुछ ट्रांजैक्शन बोल रहे तो अपन लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, कैसे बनाए देखो बेटा। फॉर्मेट मैंने बना दिया आपको, 3 अकाउंट बनाने हैं अपने, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले देखो लाइबिलिटीज, पहले तो एसेट्स अपन ने देखे थे अभी, कैश एंड बैंक को छोड़ के सारे एसेट्स लिखने हैं। लेकिन आर की कैपिटल ऑलरेडी नेगेटिव साइड है, तो आर की कैपिटल अपन ने नेगेटिव साइड लिख देंगे, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो अनडाउटली ये किस में आ जाएगी बेटा, डेबिट साइड, यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज दैट क्लियर, ठीक है। नाउ बाकी सारे एसेट्स अपन ने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने हैं। सबसे पहले कौन सा एसेट है मेरे पास बेटा, मशीनरी अकाउंट 20,000। देन स्टॉक है मेरे पास 4025। देन मेरे पास इन्वेस्टमेंट है बेटा 10415, ठीक है। नाउ देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी 7000। अब यही बात आई थी ना अपन भी, अगर कोई भी लाइबिलिटी रेज होती है डेटर के लिए, यानी कि अगर डेटर है तो डेटर की बेस वैल्यू लिखेंगे। डेटर की बेस वैल्यू 4700 और जो उसकी प्रोविजन है वो इस साइड लिखा जाएगा, लाइबिलिटी साइड। इज दैट क्लियर। और बैंक अपन ने पता भी, एक्सेप्ट बैंक को कैश एंड बैंक बोला था अपन ने, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस प्रोग्राम। अब बेटा घबराना नहीं है, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, कैश एंड बैंक यू नो दैट सब्सिडियरी फर्स्ट बुक ही आती है, पर डबल कॉलम बना देते हैं, ट्रिपल कॉलम बना देते हैं, तो कैश एंड बैंक को सेम लेके चलना है अपन, ठीक है ना। उसके अलावा लायबिलिटीज देखो, सबसे पहले अपने पास पार्टनर कैपिटल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, राइट। अब देखो जो पार्टनर थे वो PQR थे, लेकिन यहाँ पे कौन है, लोन किसका है, मिसिस का, तो यानी कि इसको आउटसाइड की तरह ही ट्रीट करूंगा, बाय मिसिस P। अगर पार्टनर का लोन होता ना बेटा तो मैं डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर मार देता 4,000। क्रेडिटर्स है 15,250। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कितना 7,000 और एक अपना आ गया बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी तो एसेट के लिए रेज हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंजेस, मतलब इन्वेस्टमेंट तो को कम ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसके लिए आपने सेपरेट फंड बनाया हो, दैट इज 3,000, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फ्री रिजर्व नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी पार्टनर्स के अकाउंट में अपने ट्रांसफर नहीं करा, राइट। अब सबसे पहले क्या था, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर होगी 7500 की, यानी कि सारे एसेट्स लायबिलिटी अपना पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एसेट सेव करना है इस साइड और लायबिलिटीज पे ऑफ करनी इस साइड, ध्यान रखना। सबसे पहले बाय बैक बेटा ये थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं अपन, ताकि अपने को क्लियर हो जाए कि ऊपर सिर्फ बैलेंस शीट से अपन ने एसेट्स लिखे हैं, अब यहाँ पे राइट ऑफ करने लगे। सबसे पहले अपन वो कहता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहता है 7500 की सरेंडर होगी, ठीक है। उसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय P। अगर तो कोई पार्टनर एसेट ले जाता है तो बेटा अपन उसके अकाउंट में डाल देंगे, दैट इज P's कैपिटल। क्या लेके जा रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट। कितने की लेके जा रहा है बेटा, 8750 की। यहाँ पे लिखता हूँ, अगर कोई और चीज भी आई ना तो फिर मैं वहां पे लिख दूंगा, ठीक है, 8750 की। वो कहता है मैं अपनी वाइफ का भी लोन पे ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना। P's के खाते में क्या जाएगा, वाइफ का लोन, यानी मिसेस P का लोन। कितना मिसेस P का लोन, 4,000, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्यों कहता मैं सारे के सारा स्टॉक ले जाऊंगा और डेटर 2500 के डेटर 20,000, 2500 के डेटर 2,000 में लेके जाऊंगा। अब बेटा डेटर तो 2500 थे, वो तो बेस वैल्यू में से माइनस होंगे, लेकिन जो लेके जा रहा है वो 2,000, तो अपन ने किसको कंसीडर करना बेटा, 2,000 को। देखो बाय क्यूज कैपिटल, क्यों कहता मैं क्या लेके जा रहा हूँ, स्टॉक। स्टॉक कितने का लेके जा रहा है, 3750 का, और डेटर कितने के लेके जा रहे हैं, 2000 के। इज दैट क्लियर। उसके बाद कहता मशीनरी थी जो अपन ने बेची थी 25,000 में। उसके बाद कहते हैं जो रिमेनिंग डेटर थे ना बेटा वो 50% ऑफ बुक वैल्यू दीजिए। अब देखो ध्यान से, डेटर है कितने के थे, 4700,
2000 के वो लेके गया, लेकिन 2000 के नहीं लेके गया, वो कितने के लेके गया बेटा 2500 के। वो कितने के लेके गया बेटा 2500 के, यानी कि मेरे पास कितने के बच गए पीछे 2200 के। अब अगर 2200 के बच गए तो वो कहता 50% उसकी वैल्यू मिलेगी, यानी कि 2200 के में कितने की वैल्यू मिल जाएगी 1100। ध्यान रखना बेटा, डेटर 4700 के थे, वो लेके गए 2500 के। 2500 की चीज 2000 में लेके गया तो वो 2000 मैंने लिख ली, लेकिन बेस वैल्यू में से तो इतने की माइनस होएगा ना मेरा 2200 के रह गए। वो कहता 50% मिलेंगे तो 1100 इज दैट क्लियर। उसके बाद कहते हैं रियलाइजेशन का कुछ खर्चा हो गया 250 का, यानी कि टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 250, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है इन्वेस्टमेंट थी कोई 1500 की, वर नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में अपन ने नहीं लिखी हुई थी। ओके, द सेम वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस टाइम एट दिस वैल्यू, यानी कि कोई एक इन्वेस्टमेंट थी बेटा 1500 की जो अपने नहीं लिखे थे, वो क्रेडिटर कहता सेम वैल्यू के अपने से ले गया, यानी कि क्रेडिटर को उतने ही पैसे कम देने पड़ जाएंगे मेरे को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो बात अपन ने क्या सीखी थी भी, सारे एसेट्स खत्म करेंगे मान के, अगर कुछ भी बोला एसेट्स के बारे में अपन कितने की मान के चलेंगे 0, लेकिन टेंजिबल एसेट्स को पेमेंट करनी पड़ेगी। देखो टेंजिबल मशीनरी को पेमेंट कर दी, ठीक है, स्टॉक अपना हो गया पूरा, इन्वेस्टमेंट होगी पूरी, अपन भी ले गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ले गया और डेट भी खत्म हो गया, यानी एसेट्स तो सारे। अब लायबिलिटी के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, तो यानी कि लायबिलिटीज के बारे में कुछ ना बोले तो अपने को पे ऑफ करनी पड़ेगी। अब देखो ये केस बताया था मैंने भी, अगर कोई भी लायबिलिटी एसेट के लिए रेज हुई है, यानी कि ये डेटर के लिए रेज हुई है, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, इसको पेमेंट नहीं करनी। पी के लोन की वो बोल ही रहा है मैंने पेमेंट कर दी, मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो क्रेडिटर को पेमेंट अपन ने करनी है, मैं रियलाइजेशन को बेटा अलग ही दिखा देता हूं। क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, देखो क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी 15,250, जिसमें से 1500 की वो इन्वेस्टमेंट लेंगे जो अपनी बुक्स में नहीं लिखी हुई थी, यानी कि वो कितने के लेके जाएंगे 13,750 के, ठीक है। इसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी के कारण रेज हुई थी, और जो फंड था वो भी अपन इन्वेस्टमेंट के लिए रेज हुआ, तो वो भी नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। तो यानी कि ध्यान रखना ये 4000, ये 250 रियलाइजेशन के और 13,750 अपने उसके टोटल। सेम बी के खाते में अपन 8750 लगाना है, इस पे कितना लगाएंगे 5750, और इनका टोटल अपने पास कितना हो जाएगा बेटा 25,1100, दैट इज 33,600। ठीक होगी बात, आई होप आपको यहाँ तक बात सारी क्लियर होगी, ठीक है। अगर इसका टोटल करेंगे ना बेटा तो 77,700 आ जाएगा, और इसमें से ये सारी चीजें माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना आ जाएगा अपने पास बेटा 13,560। इज दैट क्लियर? दैट इज अवर रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ सबसे पहले फ्री रिजर्व थे नहीं, तो मैंने प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर कर दिया। कितनी रेशो थी बेटा 3:2:1 थी, यानी कि 6,780, ये आ जाएगा 4,520, और ये अपने पास आ जाएगा 2,260, ठीक है। अब इसके अलावा वो एसेट्स भी लेके गए थे और लायबिलिटीज भी पे ऑफ हो रही थी, यानी कि बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 उसको ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि वो वाइफ का लोन भी पे ऑफ करना अपन उसको। उसके अलावा टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,750 कम दूंगा और इसको 5,750 कम दूंगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक बात सारी क्लियर होगी, ठीक है। अब सेम टोटल लगा देंगे आप इसका आगे 14,520, ठीक है। इसका अपने पास आ गया 45,780, और इसकी बेटा ये वाली साइड बढ़ी है, दैट इज 5,750। फिर आप टू बैंक काउंट बैलेंसिंग फिगर, इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा अपने पास 37,030, और ये बचेगा 8,770। इसकी ये वाली साइड बढ़ेगी तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, इज दैट क्लियर? सेम सारे एसेट्स बेचे अपने टू रियलाइजेशन एसेट्स। कितने के बेचे एसेट्स बेटा अपने बैंक बोले 33,600 के,
राइट। सेम लाइबिलिटीज कितने की पे ऑफ करी अपन ने, एक तो रियलाइजेशन का खर्चा था कितने का 250, और एक अपने लाइबिलिटी सोल्ड आउट करेंगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट करे थे कितने के 13,750 के, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर को पेमेंट गई, पी को गई और क्यू को दी गई, कितनी 37,030 और उसको 8,770, और आर से मैंने पैसे लेने हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बस टोटल लगा दो, दैट इज 7,9,800 एंड 5,9,800 सॉरी, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बातें कुछ हैं जो अपन ने पॉइंट्स के नोट रूप में नोट डाउन करवाई थी मैंने, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, वो कहता है कि पी कोई नया पार्टनर है उसको कमीशन मिलेगा, तो जितने के एसेट सोल्ड आउट करेंगे उसके परसेंटेज होगी या अमाउंट दे देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे। वो भी अपन एग्जाम्पल में देखा था, अगर लाइबिलिटीज को और रियलाइजेशन वो कम पे कर रहा है तो उसका पर्सनल बेनिफिट मान के अपन ने चलना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप मैंने सारा कवर अप करवाया, एक एक छोटा छोटा पॉइंट कवर अप करवाया, ठीक है। आपने इसी वीडियो को दोबारा से देखना है, तीसरी बार देखना है, पेपर्स के टाइम भी देखना है, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट ना छूट पाए बेटा। अनडाउटली अपने कई जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू बेसिस पे आएंगे, और एमसीक्यू अपन तभी कर पाएंगे अगर अपने बेस स्ट्रॉन्ग होएगा, राइट। तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने को प्रॉपर सारा नोट्स बना के रखने हैं, ठीक है। सारी वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप अनडाउटली कमेंट कर सकते हो। मैं होप मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अकाउंट टेस्टिंग। थैंक यू।